गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पार्ट थर्ड स्टूडेंट्स। मैं आज आपको टॉलमैन पे तीसरा क्लास देने जा रही हूँ। टॉलमैन एक बिहेवियरिस्ट है। हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में बिहेवियरिज्म के दौरान आपको इनको पढ़ना है। मैं इसके 2 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ और ये तीसरा है। बार बार नंबर ऑफ़ क्लासेस बताने की मेरी मंशा ये होती है कि आपको अगर कहीं कोई मिसिंग क्लास हो तो आप उसको सीरियल ढंग से, सिस्टमेटिक ढंग से उसको पूरा कर सकें और मिसिंग क्लासेस को सर्च कर सकें। तो टॉलमैन एक बहुत ही मशहूर बिहेवियरिस्ट रहे और उनका अभी तक का जो वाटसनियन डिफरेंस बिटवीन वाटसन्स व्यूज़ एंड टॉलमैन व्यूज़ मैंने आप लोगों को लास्ट में दिया है, लास्ट क्लास में। आज मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ कि उनकी जो लर्निंग थ्योरी है, जिसको बहुत ही अनुपम सिद्धांत कहा जाता है मनोविज्ञान में, लर्निंग के क्षेत्र में यानी अधिगम के क्षेत्र में, जिसका नाम, इसका प्रतिपादन हुआ 1937 ईस्वी में और इसको साइन गेस्टाल्ट थ्योरी या कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं। तो उन्होंने अपनी एक पुस्तक जो 1937 में छपी उसमें स्पष्ट किया कि इस थ्योरी के, और उसी में उन्होंने इसके डिटरमिनेंट्स ऑफ बिहेवियर एज द सिलेक्शन पॉइंट करके व्यू पॉइंट, तो ये चीज़ अभी मैं आप लोगों को बोर्ड का इस्तेमाल करके इन सारी चीज़ों को दिखाऊंगी। ऑलरेडी मैंने बोर्ड्स पर बहुत सारे पॉइंट्स लिख रखे हैं ताकि समय कम लगे और छोटे वीडियो में कम समय में ज़्यादातर इनपुट किया जा सके। तो अब इसको आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, फिर से आप लोगों को डाल दें कि न्यू बिहेवियरिस्ट थे टॉलमैन, इसी टॉलमैन कहा जाता है और बहुत ही अस्पष्ट भाषी थे और उन अपने विचारों में बिल्कुल ही अस्पष्ट रहा करते थे हमेशा। 1937 में उनकी एक पुस्तक छपी, डिटरमिनेंट्स ऑफ बिहेवियर एट अ चॉइस पॉइंट। ये वो बहुत ही मील का पत्थर साबित हुई। आप देख लीजिए इसको, और इसमें हम लोग अब यहाँ देखना शुरू करेंगे कि लक्षणों के आधार पर टॉलमैन ने कुछ दावे किए अपनी लर्निंग थ्योरी का प्रोपाउंड करने के बाद, लक्षणों के आधार पर। तो उसमें इस लर्निंग थ्योरी को कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहा गया, साइन गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी उसी को कहते हैं, क्योंकि उन्होंने लर्निंग के लिए साइन एंड सिग्निफिकेट इसी का चेन बनने पर किसी व्यवहार की उत्पत्ति और किसी लर्निंग का होना संभव माना है। इसीलिए इसको साइन गेस्टाल्ट थ्योरी। अच्छा, एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि बिहेवियरिस्ट होने के बावजूद, बिहेवियरल अप्रोच को ही साइकोलॉजी के लिए अप्रोप्रिएट मानने के बावजूद टॉलमैन बड़े खुले और प्रशस्त विचारों के व्यक्ति थे। उनके विचारों में संकीर्णता बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि उनका मानना था कि क्योंकि वो जितने भी स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी इमर्ज किए, उन सबों की जो अच्छी चीज़ें थी, जो उनको लगता था, वो आसानी से उसको अडॉप्ट कर लेते थे विदाउट एनी क्रिटिसिज्म। और अपने व्यूज़ को, जैसे एंशिएंट साइकोलॉजी के बहुत सारे वर्ड्स लिए, जिस पर वाटसन ने उन पर आरोप भी लगाया कि ये सभी मनोवादी तत्व हैं और इनको पिछले दरवाजे से वाटसन इसके अंदर लाने का प्रयास करें। लेकिन वाटसन ने जो उसकी व्याख्या की और जिस तरह से अपनी बातों को रखा, तो उन्होंने जो भी मनोवादी तत्व कहे जाने वाले वर्ड्स थे, उन सबों को उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से ये निश्चित कर दिया, बहुत ही निश्चित कर दिया कि ये मनोवादी शब्द हैं, मनोवादी विचार नहीं है। तो इसीलिए टॉलमैन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो साइन गेस्टाल्ट थ्योरी भी इस बात का प्रदर्शन करती है कि ये कितना ज़्यादा वो गेस्टाल्टिस्ट के प्रभाव में थे। उन्होंने उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया जो गेस्टाल्टिज्म कहता है। टॉलमैन का दावा, क्या क्या दावा है, मैंने इसको 10 पॉइंट में, छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट के रखा है। टॉलमैन का दावा, रिपीटिशन ऑफ द सिचुएशन के एक्सपीरियंस से प्राणी लर्निंग सिचुएशन की विभिन्न वस्तुओं के बीच संबंध
को समझ जाता है। बार 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 अगर आप हमको कहते हैं, करते हैं, अगर बार बार किसी भी सिचुएशन में रखा जाता है, तो उस सिचुएशन, लर्निंग सिचुएशन में जितनी भी चीजें होती हैं उनके आपसी संबंध को प्राणी समझ जाता है और इसी से उसका जो अनुभव लेता है उसी आधार पर वो उसको समझ जाता है। दूसरा पॉइंट है, जैसे अब यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं तो मोबाइल है, ट्राइपॉड है, सारी चीज़ों से काम कर रहे हैं हम लोग, और बोर्ड है, मार्कर है, तो इनके बीच का संबंध, कोई भी व्यक्ति नया जब यहाँ पर आएगा तो उसको लगेगा कि वो ये इट्स अ क्लासरूम ऑल्सो, यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, इट्स अ रेस्ट रूम ऑल्सो, यहाँ पे कुछ जिम बॉल है, इट्स अ एक्सरसाइज रूम ऑल्सो, और भी इक्विपमेंट्स रखे हुए। तो जब परिस्थिति में आता है और उसको दिखाई देता है कि ये सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर हैं, तो उससे एक परसेप्शन, एक अनुभव बनता है और तब वो व्यवहार की उत्पत्ति होती है, लर्निंग होता है, व्यवहार की उत्पत्ति नहीं, लर्निंग होता है। नेक्स्ट आइए, सिचुएशन की प्रत्येक वस्तु एक साइन है, चिन्ह है, एक चिन्ह है। ये बोर्ड जो है ये क्लासरूम बोर्ड है, अरे तो ये आपका क्लासरूम है क्या, ऐसे सवाल करेगा। तो ये बोर्ड जो है ये हर वस्तु एक चिन्ह होता है, समझे, जो अगली वस्तु अथवा सिग्निफिकेट की प्रत्याशा, तो पूछेगा वहां पे तो मार्कर कहाँ है, क्या आप चौक का इस्तेमाल करती हैं, तो अगली वस्तु से उसको सिग्निफिकेंट करते हैं, हियर इज द मार्कर, तो सिग्निफिकेट करता है हर स्टिमुलस के बाद एक सिग्निफिकेट, और जब ये अनुभव में आ जाता है तो फिर उस सिग्निफिकेट से आगे बढ़ के हम लोग वही सिग्निफिकेट साइन बन जाता है और अगले सिग्निफिकेट से जाके टकरा जाता है। ये इस पॉइंट में संबंध स्थापित हो जाता है और प्रत्येक सूचित स्टूडेंट्स यहाँ पे यदि ये अगली वस्तु के लिए साइन का काम साइन का बन जाता है। और अब इस प्रकार से हमने 5वां पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है और आप उसको देखिए कि इस प्रकार प्राणी संपूर्ण अधिगम परिस्थिति के साइन सिग्निफिकेंट रिलेशन, यानी साइन वो जाके सूचित से हुआ और वहाँ सूचित जब ये दोनों कनेक्शन बन जाता है तो सूचित फिर साइन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर अगले सिग्निफिकेट से जाके मिल जाता है, और इस तरह से ये चेन आगे बढ़ते जाता है और कोई भी लर्निंग स्थापित होता है, यही कहना था। और इस चेन से, साइन सिग्निफिकेट चेन से एक कॉग्निटिव मैप जो मानसंज्ञानात्मक चित्रण होता है मस्तिष्क में और उस विकसित होता है और यही लर्निंग का आधार बनता है। 6 पॉइंट में आप देखिए यहाँ पर कि हमें कौन सी वस्तु किस ओर की, इससे स्पष्ट होता है कि टॉलमैन इस बात के फेवर में है, कहते हैं कि कोई एक वस्तु ही हमको दूसरी वस्तु तक ले जाती है, यानी इससे स्पष्ट होता है हमें कौन वस्तु किधर ले जाती, कहाँ तक पहुंचाती है या किस वस्तु तक पहुंचाती है, इसीलिए इसको कहते हैं व्हाट लीड्स टू व्हाट, कौन वस्तु हमें कौन सा स्टिमुलस किस स्टिमुलस के नजदीक ले जाता है और दोनों आपस में संबंधित होकर लर्निंग का फॉर्म ले लेता है। ये कॉग्निटिव लेवल पर होता है, यहाँ कॉग्निटिव मैप बनता है। और इसके नेक्स्ट पॉइंट में टॉलमैन के अनुसार एसएस, स्टिमुलस यानी साइन भी स्टिमुलस, सिग्निफिकेट भी स्टिमुलस, ये दोनों जब जमा हो जाते तो लर्निंग का फॉर्मेशन होता है। तो उनका मानना था, वॉटसन ने कहा कि लर्निंग स्थापित होने के लिए स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स ये दोनों जब कनेक्ट हो जाएंगे तो लर्निंग हो जाएगा। यहाँ पर टॉलमैन स्ट्रांगली डिसएग्री करते हैं और कहते हैं कि जब एक स्टिमुलस, जिसको साइन कहते हैं, स्टिमुलस उद्दीप लर्निंग परिस्थिति की, दूसरे स्टिमुलस सिग्निफिकेट से सूचित से जाके मिलता है और ये हिरार्की बनती है, एक लंबा चेन बनता है, तभी लर्निंग संभव है। यानी एसएस मेथड को वो मानते हैं जबकि वॉटसन एसआर मेथड को मानते हैं। नेक्स्ट आइए, इस पॉइंट पर यहाँ पर भी डिफरेंस है और यहाँ पर टॉलमैन ने लर्निंग के लिए रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट को अनावश्यक माना, यानी किसी भी लर्निंग के लिए उनको मोटिवेशनल फैक्टर जो रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट के रूप में काम करती है उन दोनों को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन दोनों को इन दोनों की ज़रूरत जो है वो परफॉर्मेंस के लिए होती है, लर्निंग के लिए नहीं होती है।
नेक्स्ट पॉइंट में इसने इसको और भी क्लियर करके, यानी नौवां जो आपका जो ये 9th पॉइंट है, टॉलमैन के अनुसार लर्निंग मूलतः नोइंग है, जानना है। हम जब भी कोई चीज सीखते हैं तो जानने का प्रयास करते हैं, और डूइंग नहीं है, करना नहीं है, जानना है। इन दोनों में उन्होंने डिफरेंस किया। करने के लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स जो रिवार्ड एंड पनिशमेंट एंड बहुत तरह की चीज़ों से लिंक्ड होता है, उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन किसी चीज़ को सीखने के लिए हमको मोटिवेशनल फैक्टर्स को मिलना जो रिफोर्स उसकी ज़रूरत नहीं होती है। तो लर्निंग इज नोइंग नॉट डूइंग, ये बात भी उन्होंने अपने इसमें कहा, अपने दावों में इस बात का दावा बहुत स्ट्रांगली किया। नेक्स्ट है, और जानने के लिए मोटिवेशनल फैक्टर्स की आवश्यकता नहीं होती। ये इतने दावे हैं किसके? टॉलमैन के। उनकी लर्निंग थ्योरी जिसका नाम साइन गेस्टाल्ट थ्योरी है या कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। अच्छा, अब इस लर्निंग जितने दावे उन्होंने किए, इस लर्निंग थ्योरी को उन्होंने 3 प्रकार के प्रयोग को करके उन्होंने इसको सपोर्ट दिया और साबित किया कि कैसे ये बिहेवियरिज्म के पक्ष में आते हैं। तो अब देखिए, उनका जो पहला ग्रुप ऑफ ये था, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी, और दूसरा है कि प्लेस लर्निंग, और तीसरा है लेटेंट लर्निंग। इसको मैंने यहाँ पर डील भी किया है। टॉलमैन ने अपने अधिगम सिद्धांतों के लिए 3 प्रकार के प्रमाणों पर किए गए प्रयोग के माध्यम से इस चीज को स्थापित किया। और यहाँ उन्होंने जैसे मेज लर्निंग, यहाँ इसको समझिए, रिवार्ड एक्सपेक्टेंसी। मेज लर्निंग में जब रिवार्ड प्राप्त नहीं हुआ, मेज लर्निंग बहुत तरह के मेज टेबल्स बनाए गए। मेज कहते हैं टेबल को, टेबल में बहुत तरह के शेप्स दिए गए। एक वाई, यहाँ पे आपको हम बना के दिखाते हैं, एक वाई टेबल था और ये वाई टेबल था। यहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ से स्टार्ट करते थे, एक लेफ्ट राइट, ये राइट साइड था और ये लेफ्ट साइड था। यहाँ पिल्स मिलता था, यहाँ इलेक्ट्रिक शॉक मिलता था, या कुछ भी नहीं मिलता था। तो ये मेज लर्निंग थी। इसी तरह से एक यहाँ से बनाया गया और इसमें बहुत तरह के पाथ्स दिए गए और फिर इसमें बहुत सारे रास्ते बनाए गए। तो मल्टीपल पाथ मेज भी बनाया गया। एक जेड भी था, जेड टेबल। तो जेड टेबल के अंदर भी जेड मेज भी था। तो डिफरेंट टाइप्स के मेज, इसमें चूहों को रखा जाता था, वो लर्निंग करते थे किस पाथ में जाना है, कहाँ से जाना है। तो इनको यहाँ देखा गया कि जब इनको लर्निंग पिल्स नहीं, जो फूड पिल्स जब नहीं मिलते थे तो उनको एक तरह का खेद उत्पन्न होता था, यानी एक चिड़चिड़ाहट जैसी चीज हो जाती थी। इसका मतलब है कि लर्निंग में कॉग्निटिव फैक्टर्स वर्क करते हैं। तो एक्सपेक्टेंसी रहती है कि जब हम काम करें तो रिवार्ड हो, लेकिन चूहों ने सीखा। अब देखिए यहाँ पर प्लेस लर्निंग में ये भी कॉग्निटिव थ्योरी को बहुत ही सपोर्ट करता है। इसमें भी चूहों को एक रास्ते पर ही मेज में छोड़ा गया। और यहाँ पे आप देखिए, इसके लिए इन प्रयोगों से पता चला कि बहुत ही छोटा रास्ता, जब भी हम लर्निंग कर कुछ भी सीखते हैं तो बहुत से छोटे रास्ते को हम पकड़ते हैं, बहुत छोटे रास्ते को हम लेते हैं। जो स्मॉलेस्ट रूट होता है लक्ष्य तक पहुंचने का, वही हम अडॉप्ट करते हैं। तो ये भी साबित करता है कि किसी भी लर्निंग का कॉग्निटिव मैप हमारे ब्रेन पर बनता है। अगर कोई रूट हमको बहुत लंबा लगता है तो उस रास्ते को हम रिजेक्ट कर देते हैं, और कोई रूट हमको छोटा लगता है तो हम उसको अख्तियार कर लेते हैं। और उसी तरह से यहाँ पर लेटेंट लर्निंग की बात कही कि जब रिवार्ड नहीं दिया गया चूहों को सीखने के बाद, दिस लेटेंट लर्निंग पर भी बेस्ड उनके बहुत सारे प्रयोग हुए। तो जब रिवार्ड नहीं दिया गया उनको, चूहों को, तो उनकी लर्निंग दिखाई नहीं दी, मगर वो सीख रहे थे। और जैसे ही रिवार्ड दिया गया, उनकी जितनी सीखी हुई क्रिया थी एक ही ट्रायल में फिर वापस आ गई। इट मीन्स कि देयर इज ये जो हमारा कॉग्निटिव मैप है, ये हमारी लर्निंग को बहुत बड़े पैमाने पर इफेक्ट करती है, और हम बिना कॉग्निटिव फंक्शन के किसी भी वस्तु को सीख नहीं सकते हैं।
ये एक बहुत बड़ा योगदान था। और हमारे इस संज्ञानात्मक चित्रण होता है, हमारे मैप्स बनते हैं, और इन सारे प्रकार के प्रयोगों से बिल्कुल स्पष्ट रूप से टॉलमैन ने अपनी बातों को रखा। और हर एक वर्ड जिसका यूज उन्होंने कहीं से भी किया हो, वो गेस्टाल्ट थ्योरी से किया, गेस्टाल्टिस्ट के व्यू से लिया हो, या एंशिएंट साइकोलॉजी के स्ट्रक्चरलिज्म से लिया हो, या वाटसनवादी व्यवहारवादी विचारों से लिया हो, उन सबों को पूरे खुले मन से उन्होंने दावत दी और अपने अंदर समेटने का प्रयास किया। कभी भी संकीर्णता उन्होंने नहीं दिखाई, बल्कि बहुत प्रशस्त विभाग दिए, और इतना बड़ा जखीरा उन्होंने दिया, बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट्स का एक बंडल दिया, और जिस पर कॉग्निटिव इंटरफेरेंस ऑफ रोल ऑफ कॉग्निटिव मैप इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग को बहुत स्पष्ट रूप से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। अब आपका सिर्फ इवैल्यूएशन ऑफ द किसी भी चीज का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। क्या उन पर आरोप लगे और किस तरह उन आरोपों को उन्होंने साफ किया। नेक्स्ट वीडियो छोटा होगा और उसमें इन सब चीज़ों को हम आपसे शेयर करेंगे। सो नाउ बाय। स्टूडेंट्स, हम लोग अब जब टॉलमैन ने जो लर्निंग थ्योरी दी, या टॉलमैन का जो विश्वास था, उसका जो कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनके इवैल्यूएशन और कंक्लूजन का टाइम आ चुका है, और उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो टॉलमैन ने अपने मनोविज्ञान में अनेक मेंटलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स का प्रयोग किया, और एंशिएंट साइकोलॉजी में जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, उन वर्ड्स का इस्तेमाल अपने साइकोलॉजी यानी न्यू बिहेवियरिस्ट एज अ बिहेवियरिस्टिक अप्रोच उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। और इनमें ये 3 वर्ड्स जो हैं, पर्पस, एक्सपेक्टेशन एंड कॉग्निशन, ये तीनों शब्द जो थे एंशिएंट साइकोलॉजी में बड़े व्यापक रूप से इस्तेमाल किए गए। लेकिन इन शब्दों का वस्तुनिष्ठ व्यवहारवादी स्वरूप प्रदान किया टॉलमैन ने इसका बहुत ही स्पष्ट रूप से इस्तेमाल किया, और इनको व्यवहारवादी व्याख्या इन शब्दों की, और उसमें बहुत हद तक वो कामयाब भी रहे। तो ये पर्पस या एक्सपेक्टेशन या कॉग्निशन, इन्होंने इसको आत्मगत कहा, और इसका जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया उसको बिल्कुल ही व्यवहारवादी एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया। इसलिए बिहेवियरिस्ट के ग्रुप में टॉलमैन को सबसे ज्यादा बड़ा, बहुत ही कट्टर व्यवहारवादी माना जाता, लेकिन वो व्यवहारवाद नहीं जिसकी नींव वाटसन ने डाली थी। तो नेक्स्ट आइए, अब ये तो हमारा हो गया, और हम अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। ये जो तीनों के इनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा उन्होंने किया। अच्छा, टॉलमैन ने स्पष्ट किया कि मेंटलिज्म एंड बिहेवियरिज्म का निर्धारण शब्दों से नहीं होता। अगर हम किसी वर्ड को यूज कर रहे हैं तो उस वर्ड से किसी भी उसका यानी मनोवादी है या व्यवहारवादी है ये निर्धारित नहीं होगा, बल्कि इन शब्दों का में से संबोधित होने वाली प्रक्रिया से होगा कि किस प्रकार की प्रक्रिया, किसी शब्द को लेने से जो प्रक्रिया होती है उससे हम स्पष्ट कर सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए उन्होंने कहा कि विज्ञानी यानी जो साइंटिस्ट है वो ये निर्धारित करता है कि उन शब्दों से अभिसूचित प्रक्रियाएं चेतना संबंधी है या व्यवहार संबंधित। ये साइंटिस्ट पर डिपेंड करता है कि जो वर्ड उसने यूज किया है वो कॉन्शियसनेस से कंसर्न है, रिलेटेड है, या हमारे व्यवहार से। ये चीज, इसका एक्सप्लेनेशन सिर्फ साइंटिस्ट दे सकता है, क्योंकि साइंटिस्ट उन वर्ड्स को किन मायने में इस्तेमाल कर रहा है ये वही जानता है।
तो इस चीज को टॉलमैन ने बड़े स्पष्ट शब्दों में अपने प्रत्येक वर्ड्स, ये कॉग्निशन हो, एक्सपेक्टेशन हो या पर्पस हो, इन सभी चीजों को मेंटलिज्म से निकाल के उनका जो इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया वो इस तरह से किया कि वो सभी क्रियाएं व्यवहारवादी हैं। ये शब्द जो है मनोवादी नहीं है, यद्यपि इनका इस्तेमाल मनोवादी तत्वों से में भी किया जा सकता है और इसका इस्तेमाल व्यवहारवादी दृष्टिकोण में भी किया जा सकता है। अब चौथे पॉइंट पर भी वॉटसन के बिहेवियरिज्म ओंट टिचनर का खुला विरोध था। वॉटसोनियन बिहेवियरिज्म ओंट का और टिचनर का एकदम ओपन रिबेल कर रहे थे, बहुत ज्यादा वो लोग विद्रोह कर रहे थे। लेकिन ओंशियन साइकोलॉजी के कई लक्षणों को स्वीकारा। जैसे ओंशियन साइकोलॉजी के कई लक्षण, देखिए ओंशियन साइकोलॉजी के हम जब स्ट्रक्चरलिज्म का क्लास आपको लेंगे तो उसमें कुछ ऐसे उनका जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओंशियन साइकोलॉजी में आता है। मैंने पहले क्लास में भी आपको बताया है, एसोसिएशनिज्म सहचारवाद, और दूसरा है एटोमिज्म अणुवाद, और ये एनालिसिस यानी विश्लेषणवाद। ये तीनों चीज जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनके के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओंशियंट साइकोलॉजी, अगर हम यहाँ पर ओंशियंट साइकोलॉजी जब स्ट्रक्चरलिज्म हम पढ़ेंगे या उल्ट के कंट्रीब्यूशंस पढ़ेंगे तो ये तीन क्या क्या चीज है ये देखिए। सेंसेशनिस्टिक, ये अलग से बात आ रही, लेकिन जान लीजिए ये ओंशियंट साइकोलॉजी का कैरेक्टर्स है। एंड दीज 3 एसोसिएशनिस्टिक, तीसरा इसका है एटोमिस्टिक, चौथा है एनालिटिकल। ये सारे ओंशियंट साइकोलॉजी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एनालिटिकल ये सारे, जिसमें से 3 को वॉटसन ने, बहुत बड़े विरोधी थे उनके, लेकिन 3 को उन्होंने खुले रूप से स्वीकार कर लिया था। और भी इसमें 2 पॉइंट हैं, नाउ इट इज यहाँ मिसिंग हो रहा है, मैं उसको जैसे ही याद आएगा यहाँ लिख दूंगी। टॉलमैन ने अपने साइकोलॉजी में उपर्युक्त तीनों पॉइंट्स को नकार दिया और उन्होंने एटोमिस्टिक की जगह पर होलिस्टिक को लिया। होलिस्टिक जो गेस्टाल्ट का व्यू था, एवरीथिंग इज होल में बात कीजिए, आप किसी छोटे टुकड़े में बात नहीं कीजिए। व्यवहार की समग्रता पर बल दिया, यानी बिहेवियर कंप्लीट हम देखते हैं, एज अ होल देखते हैं, छोटे छोटे टुकड़े को नहीं देखते। जबकि उन्होंने स्टिमुलस एंड उसका जो है वो हायरार्की बनाया, लेकिन उन्होंने होल को, व्यवहार को समग्रता पर बल दिया और संपूर्ण उद्दीपन क्षेत्र को स्वीकार करना, यानी जो होल स्टिमुलस फील्ड है उसको स्वीकार करने की बात कही और अधिगम को क्रियात्मक मानकर संज्ञानात्मक माना। जो फंक्शनल क्रियात्मक नहीं है अधिगम, बल्कि वो संज्ञानात्मक है, जो भी कार्य होता है। यही बात गेस्टाल्ट ने भी अपने गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग यानी इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग जो कोहलर ने की थी और जिसमें सब्जेक्ट एक बंदर था सुल्तान, उसने भी कॉग्निटिव वे में इसको माना था। ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी का मानना। तो इस मामले में टॉलमैन जो हैं वो गेस्टाल्ट व्यू के बहुत नजदीक हैं, जबकि ओंशियंट साइकोलॉजी से बहुत दूर मानते। उन्होंने बिल्कुल एटोमिस्टिक को, एनालिटिकल को और एसोसिएशनिस्टिक तीनों ही अप्रोच जिसको वॉटसन ने अपनाया था उसको नकार दिया। इसमें 2 पॉइंट्स अभी आपके छूट गए हैं। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। 2 पॉइंट और हमको याद आएगा तो फिर आप लोगों को मैं बता दूंगी। तो आज यहीं पे हम लोग, ये पूरा क्लास आपका खत्म हुआ। इन सभी चीज़ों के होने के बावजूद टॉलमैन एक बहुत ही मशहूर न्यू बिहेवियरिस्ट हुए और 1959 में उन्होंने इस नश्वर संसार को त्याग दिया।
मगर जाते जाते उन्होंने मनोविज्ञान को प्रयोगों की एक बहुत बड़ी संख्या दी, जिससे मनोविज्ञान का जो स्वरूप है वो बहुत वृहत हो गया। और आज भी टॉलमैन की ये कॉग्निटिव थ्योरी हायर एनिमल्स पर और मनुष्यों के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। तो इसकी विश्वसनीयता, इसकी वैधता और इस थ्योरी की जो उपयोगिता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस पर बहुत सारे आपत्तियां भी आई, लेकिन ये इन आपत्तियों को टॉलमैन ने बड़ी सुंदरता से समझाया और जितनी भी प्रकार का एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया वो सबका सब बहुत ही सार्थक सिद्ध हुआ। तो ये क्लास यहाँ पर यानी टॉलमैन, इसी टॉलमैन यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।